डॉक्टर मानसिंह सह आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है कृषि भूगोल में फसलों की संकेंद्रीयता व विकेंद्रीयता, क्रॉप कंसंट्रेशन एंड डिवर्सिफिकेशन। यहाँ पर फसलों की संकेंद्रीयता व विकेंद्रीयता से सामान्य रूप से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी भूभाग पर कितनी फसलें बोई जाती हैं। यदि किसी भूभाग पर एक ही फसल बोई जाती है तो उस फसल की संकेंद्रीयता या कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। यदि इसके विपरीत उस भूभाग में एक से अधिक फसलें बोई जाती हैं या अधिक फसलें बोई जाने के कारण से अलग अलग फसलों के अंतर्गत क्षेत्र कम होता जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर विकेंद्रित फसलों की विकेंद्रीयता होगी। अर्थात यदि किसी भूभाग पर एक ही फसल का केंद्रण होगा तो वहाँ पर संकेंद्रीयता होगी। यदि इसके विपरीत यदि किसी भूभाग पर अधिक फसलें बोई जाएंगी तो वहाँ पर विकेंद्रीयता होगी। फसलों की संकेंद्रीयता से फसलों की किसी क्षेत्र में प्रगाढ़ता से ही अभिप्राय है। एक समय में किसी क्षेत्र में एक साथ कितनी फसलों का कितना घनत्व पाया जाता है, फसलों की संकेंद्रीयता का सूचक है। इसके विपरीत अगर क्षेत्रीय फसलों में छितराव अधिक होता है तो उनका घनत्व निश्चित रूप से कम होगा। इसे विकेंद्रीयता कहा गया है। इस प्रकार फसलों की संकेंद्रीयता व विकेंद्रीयता मिट्टियों के उर्वरपन पर ही निर्भर करती है। एक प्रकार से मिट्टियों की क्षमता को फसलों के घनत्व के आधार पर आंका जा सकता है, क्योंकि अधिक क्षमतावान मिट्टियां प्राय फसलों के निर्धारण में सहायक होती हैं। एक क्षेत्र में चावल के अंतर्गत समस्त बोई भूमि का अधिक प्रतिशत का होना चावल की संकेंद्रीयता का परिचायक है। इसके विपरीत यदि एक साथ अनेक फसलों के अंतर्गत बहुत कम प्रतिशत क्षेत्र है तो वहाँ पर फसलों की विकेंद्रीयता होगी। फसलों के घनत्व को दर्शाने के लिए भी अनेक सांख्यिकी पद्धतियों व सूत्रों का उपयोग किया जाता है, जिनके द्वारा किसी क्षेत्र की उस समय में फसलों के घनत्व को आंका जा सकता है। भारत सरकार के कृषि निर्देशालय द्वारा फसलों के घनत्व को सूचक आंका जाता है। एस भाटिया ने भारतीय स्तर पर प्रादेशिकता के लिए फसलों के वितरण के घनत्व को लोकेशन क्वेंट मेथड द्वारा आंका है। इस पद्धति के आधार पर उत्तर प्रदेश में फसलों की संकेंद्रीयता का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा कृषि में फसलों की प्रादेशिकता का निर्धारण किया जा सकता है एवं प्रादेशिकता के आधार पर फसलों के प्रभुत्व को आंका जा सकता है। भाटिया ने अपने अध्ययन की पत्ती में निम्न सूत्र का प्रयोग किया है: इंडेक्स फॉर डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ क्रॉप, एरिया ऑफ क्रॉप इन एरियल यूनिट बटे टोटल क्रॉप एरिया इन द यूनिट डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉप इन द इंटायर रीजन बटे एरिया ऑफ ऑल क्रॉप इन इंटायर रीजन। इस प्रकार प्रत्येक यूनिट में फसलों के अंतर्गत भूमि के प्रतिशत की गणना करके उन्हें एक क्रम में लेकर आंका जा सकता है, जैसे अति उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न एवं निम्नतम। इस प्रकार विकेंद्रीयता या कम घनत्व वाली फसलों के क्षेत्रों को भी आंका जा सकता है। अधिक फसलों के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत कम पाया जाएगा। ऐसा अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण होता है, जहां अधिकाधिक फसलें लेने की कोशिश की जाती है। भाटिया का यह अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन फसलों के न्यूनतम प्रतिशत की सीमा नहीं बताई गई है, जबकि अधिकतम 10 फसलें एक क्षेत्र में मानी जा सकती हैं। अध्ययन ने इस संदर्भ में सुझाया है कि फसल की न्यूनतम प्रतिशत सीमा उस क्षेत्र के संपूर्ण फसल का 1% मानी जा सकती है। प्रोफेसर जसवीर सिंह ने भाटिया के सूत्र को भी कुछ परिवर्तन के साथ हरियाणा में फसलों के विभिन्न घनत्व के दिखाने के काम में लिया, जो निम्न है: इंडेक्स पर क्रॉप डिवर्सिफिकेशन इक्वल
एवरेज ऑफ टोटल हार्वेस्टेड एरिया अंडर एन क्रॉप्स बटे नंबर ऑफ एन क्रॉप्स। इस प्रकार एन क्रॉप्स वे फसलें हैं जो कम से कम कुल फसली भूमि का 5% या अधिक क्षेत्र को घेरे हुए हैं। उपयुक्त अध्ययनों व विश्लेषणों का नियोजन की दृष्टि से अधिक महत्व है, क्योंकि फसलों के निश्चित सघनता व विभिन्न घनत्व का प्रभाव उस क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक दशाओं पर देखा जाता है। इस उपयुक्त सूत्र के आधार पर फसलों की सघनता व विभिन्न घनत्व को राजस्थान के ऊपर भी दर्शाया जा सकता है। यही नहीं, इन सूत्रों का प्रयोग करके हम प्रत्येक जिले या प्रत्येक तहसील या प्रत्येक पंचायत समिति के ऊपर भी इन सूत्रों के माध्यम से फसलों की संकेंद्रीयता एवं विकेंद्रीयता का निर्धारण कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार का अध्ययन करेंगे तो उस क्षेत्र को विशेष फायदा होगा कि किन क्षेत्रों में फसलों की संकेंद्रीयता अधिक पाई जाती है, किन क्षेत्रों में फसलों की विकेंद्रीयता अधिक पाई जाती है, उसके पीछे क्या कारण है। यदि हम इसको देखने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है कि तहसील में स्थित गांवों को तो विशेष फायदा होगा ही, क्योंकि इस प्रकार का अध्ययन तहसील यदि हम स्थानीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर करें तो यह उस गांव के विकास में एक अपना अहम योगदान दे सकता है। क्योंकि एक गांव में जब किसी एक फसल का उत्पादन होता है तो उससे उस गांव के आर्थिक सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि अधिक फसलों का उत्पादन होता है तो उस गांव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, जो कि उस गांव के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।